आदाब, नमस्कार। कैसे टीवी देख रहे हैं आप? मैं हूं आमिर एहसन, आप सभी के साथ। असेंबली सेशन के दौरान हुकूमत की जानिब से खुसूसी दर्जे की बहाली से मुतालिक पेश की गई करारदाद को यानी कि रेजोल्यूशन को लेकर के PDP ने एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस से वजाहत मांगी है, एक्सप्लेनेशन चाहा है। पुलवामा से PDP रुकन असेंबली वहीदुर्रहमान फराह ने कांग्रेस के सीनियर लीडरान के बयान का हवाला देते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। बता दें कि तारिक हमीद कर्रा और गुलाम अहमद मीर के बयान के बाद श्रीनगर के MP आगा रुहुल्लाह मेहदी ने कहा था कि असेंबली में पेश करारदाद की गलत तशरीह ना की जाए। PDP का इल्ज़ाम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे को लेकर के अवाम को गुमराह कर रही है। दरअसल PDP का कहना है कि करारदाद में 370, 35A और दीगर मुद्दे खुसूसी दर्जे की बहाली को लेकर के इबहाम है, यानी बात में लचक है, कहीं न कहीं शक व शुबहात है। PDP का कहना है कि करारदाद में खुसूसी राज का दर्जा बहाल करने की बात कही गई है। साबिक JK-PCC सदर गुलाम अहमद मीर ने भी माना कि इस मुद्दे पर मजीद बातचीत की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि स्टेटहुड की बहाली के साथ ही जम्मू कश्मीर को खुसूसी राज्य का दर्जा दिया जाए। कोई ऐसा तनाव नहीं है उस पर, चूँकि जिन सिचुएशनों में वो रेजोल्यूशन आया और उस वक्त फिर ज़्यादा डिबेट नहीं हो पाया उसमें, और शॉर्ट पीरियड का वो हाउस था, तो अभी 20 तारीख कल गुजर जाएगा, उसके बाद शायद हम आपस में बैठेंगे। मगर इसका सवाल है, बट अंदर से अगर आप देखेंगे रेजोल्यूशन किसी तरीके से भी कोई गलत नहीं है। लेकिन उसमें लिखा गया कि खुसूसी दर्जा दिया जाएगा। खुसूसी दर्जा बिहार भी मांग रहा है जी, खुसूसी दर्जा तेलंगाना भी मांग रहा है। उसी खुसूसी दर्जे के बुनियाद पर तो वो मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। स्पेशल स्टेटस बिल्कुल है ना। तो अगर वो कड़वा नहीं है तो ये क्यों कड़वा लगेगा किसी को? यही तो देश का सवाल है। वो कहते कुछ है, करते कुछ है। हमने तो लगातार कहा था कि अगर उन्हें स्टेट को बाइफरकेट किया, यूटीज़ में बदल दिया, और उसके बाद एक कमिटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने दी, देश के प्राइम मिनिस्टर ने, कि पहले हम हदबंदी करेंगे, उसके बाद इलेक्शन करेंगे, और इलेक्शन के बाद नुमाइंदों से बात करके स्टेट को रेस्टोर करेंगे। वो स्टेज अब उनके सामने है। हदबंदी हो चुकी है, चुनाव हो चुका है, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट हो चुकी है। उसी के खातिर तो ये रेजोल्यूशन गया। आपने अगर देखा होगा उसमें लिखा है कि हम तैयार हैं नेगोशिएशन रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट के लिए। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने इंतखाबी मंशूर पर कायम है। इंतखाबी मंशूर यानी कि मैनिफेस्टो, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कायम है। जबकि PDP की जानिब से उठाए जा रहे सवाल पर उन्होंने कहा कि हुकूमत तनकीद से नहीं घबराती। बताऊं, जो ये बातें करते हैं उनको और कोई मकसद नहीं है। हमारा मंशूर बिल्कुल क्लियर है इसके बारे में। जो मंशूर में है उसी पे हम खड़े हैं, उससे अलग ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं। फिर तनकीद तो होती है, अपोजिशन के पास तो कुछ होना चाहिए। अगर ये बात नहीं करेंगे तो फिर कैसे जिंदा रहेंगे? शायद आपने उनको जिंदा रहना चाहिए। सुनिए, काहे को आप तकलीफ करते हैं? हमारा मंशूर क्लियर है। मंशूर से ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, हम मंशूर पे खड़े हैं। कल मीर भाई सबका स्टेटमेंट। तो फिलहाल जो चीज़ें दिख रही है, साफ तौर पे वो नज़र आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जंग चल रही है और दूसरी तरफ जो रिवायती पार्टियां हैं आपस में उलझी हुई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ आज आबिद वानी साहब जुड़े हुए हैं। आबिद वानी साहब, इस्तकबाल है आपका। थोड़ी देर में PDP की जानिब से भी PDP के लीडर जुड़ेंगे और उसके बाद यकीनन हम ज़रूर उनसे वजाहत लेंगे, लेकिन वजाहत पहले आपसे लेनी चाहिए क्योंकि PDP भी सवाल उठा रही है और कांग्रेस भी अपना पलड़ा झाड़ती हुई नजर आ रही है। क्या है आखिर पेच फंसा हुआ NC का, जिसकी वजह से वो 370 और 35A पर वाज़ेह तौर पे कुछ नहीं बोलते लेकिन स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं?
तो जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है ये तो साफ हो जाता है कि चीज़ें कहीं ना कहीं गुंजलक है, साफ नहीं है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मूव है वो काफ़ी स्मार्ट मूव माना जाता है। जो सियासी पंडित हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा इस मामले में जानकारी है वो जानते हैं और मानते भी हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस काफ़ी स्मार्टली, मैच्योरली बहुत आगे अच्छे से बढ़ रही है। लेकिन उसके बावजूद जो रिवायती पार्टियाँ हैं, साथी जमात हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल उठा रही हैं और जो साथ में जमात हैं वो भी किनारा कशी अख्तियार करती हुई नजर आ रही है। तो हमारे साथ एनसी से आबिद वानी साहब जुड़े हुए हैं। इस्तकबाल है जनाब आपका। मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहूंगा कि आखिर क्यों पेच फंसा हुआ है, क्यों आप लोग 370 35 की बात नहीं करते, स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं? देखिए, मैं यहाँ पर वाज़ेहतन ये बात कहना चाहूँगा, जैसे कि आपने इब्तिदाई तौर में डिबेट की इब्तिदा में बोला कि हम बहुत अच्छे से और क्लैरिटी के साथ आगे अपने मंशूर पे चल रहे हैं। देखिए, रिवायती जो सियासीदान हैं या यहाँ पर सियासी पार्टियां हैं, उनका काम है अपोजिशन में रहना और एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करना। अभी जुमा 34 दिन हो गए हैं इस सरकार को और कहीं अहम फैसले हमने लिए हैं, जिसमें एक स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन भी आया, स्टेटहुड का भी रेजोल्यूशन कैबिनेट से आया, उसके बाद एकेडमिक सेशन का भी और एज रिलैक्सेशन का भी आया। तो कहीं ना कहीं हम इसे अपनी सफलता समझते हैं और हम डटे हुए हैं, डिटरमिन्ड है कि जितना भी हमारा मैनिफेस्टो में हमने प्रॉमिस किया है, जितने भी नुक्ते उसमें हैं, उस पे हम खरे उतरे और हम वादाबंद हैं। लेकिन जहां तक आप पीडीपी की बात कर रहे हैं, जो इस टाइम हिस्ब इख्तिलाफ में है, तो मुझे लगता है हम अकाउंटेबल पीडीपी की तरफ नहीं है, बल्कि लोगों से हम अकाउंटेबल हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें वोट दिया है, तो हमें उनकी फिक्र है, ना कि पीडीपी। बिल्कुल ठीक है। मैं इस बात से आगे बढ़ने से पहले आबिद साहब, मैं इस बात की भी वजाहत चाहूंगा। आपने कहा कि हम लोगों से जो वादे किए हैं और रिस्पॉन्सिबल हम आवाम के लिए, इन लोगों के लिए नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन क्या यह हकीकत नहीं है कि आपके मैनिफेस्टो में 35A और 370 का जिक्र है? बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई हमें मिस इंटरप्रिटेशन नहीं है। हमारे मैनिफेस्टो में ना कि सिर्फ 35A और 370 बल्कि रेस्टोरेशन ऑफ इंटरनल ऑटोनॉमी राइट फ्रॉम 53 जो प्री स्टेटस था हमारा। तो हम एक मरहलावार तरीके से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल हमने असेंबली में अपना इंटेंट दिखाया है, विल ऑफ द पीपल को रिफ्लेक्ट किया है। अब नेक्स्ट उसका स्टेप हमारा क्या होगा, वो आने वाले वक्त में अवामी कामों के साथ साथ एक एस्पिरेशनल पार्ट को भी हम साथ लेके चलेंगे और इस जंग को आगे लेके चलेंगे। जंग लंबी है, बट वी आर डिटरमिन्ड। बिल्कुल, जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही है, ठीक है, आप स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं, आप खुल के क्यों नहीं कह देते कि भाई स्पेशल स्टेटस मतलब ही है 35A और 370? देखिए, हमने ये बार बार बोला, ये मिस इंटरप्रिटेशन का काम या ये रूमर्स करना, ये तो हिज़्ब इख्तिलाफ का काम। लेकिन आपको क्यों लगता है, आपको आबिद साहब, आपको क्यों लगता है कि क्या आपको लगता नहीं है कि आपने शुरू में जिस तरीके से पीडीपी बगैर शर्त के आपके साथ आना चाह रही थी, आपने उसे नज़रअंदाज किया? जो भी वजूहात रही हो, पार्टी का मैटर है, लेकिन उसके बावजूद पीडीपी को सिरे से नज़रअंदाज किया और अब साफ तौर पर दिख रहा है कि पीडीपी बहुत अच्छा ना करने के बावजूद आपको उनकी जो सीधी लड़ाई है अब आपसे शुरू हो चुकी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कटघरे में घेरने की कोशिश में लगी हुई है। देखिए, ये तो अपोजिशन का काम ही रहता है, बट यहाँ पर आपको ये देखना चाहिए कि पीडीपी किस डेस्परेशन में है। शायद उनको लोगों के पास आके अपोलोजेटिक रहना चाहिए, क्योंकि वो वही पार्टी है जिन्होंने 2 बार, ना कि सिर्फ 1 बार, 2 बार बीजेपी के साथ अलायंस किया। पहले मुफ्ती साहब ने, फिर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने। और मुझे लगता है तब उनको ये याद नहीं आई स्पेशल स्टेटस की, जब उन्होंने जीएसटी लागू कराया, जिसमें सेक्शन 3 स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन का इरोड हुआ था। तो ये एक दोगलापंथी है उनकी और वो लोगों में वाजह है और लोगों ने उसका जवाब इलेक्शन में दे दिया। यही तो लग रहा है उनको कि आपने जिस तरीके से अपना शुरू से एक आइडियोलॉजी अख्तियार की और पीडीपी को अपने साथ शामिल नहीं किया, कहीं ना कहीं जो कमर 2014 में पीडीपी की टूटी थी बीजेपी के साथ मिलकर के, अब उनको आपने साथ ना ला करके और भी ज़्यादा रही सही जो कसर बची हुई थी पीडीपी की, वो भी ख़त्म कर दी और जिसकी वजह से पीडीपी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और यही वजह कि पीडीपी आपको घेर रही है। देखिए, उनका मंशूर है, वो किनको घेरे, वो हमारे खिलाफ हैं, वो हमारे मुखालिफ रहे। अब मैंने आपको इब्तिदाई तौर में भी बोला कि हमें ये फिक्र नहीं है कि पीडीपी हमारे बारे में क्या सोचती है। हाँ, लोगों पे हमारे डिसीजंस क्या असर रहता है, लोगों को हम कैसे बेनिफिट दे, उनकी बातों को कैसे आगे बढ़ाए, ये हमारी प्रायोरिटी है और हमने 1 महीने में वो साबित कर दिया कि हम वादा बंद है। और आगे भी आप देखेंगे, जैसे ही बिजनेस ट्रांजेक्शन रूल्स डिफाइन होंगे, एक बार होम मिनिस्ट्री से उसका अप्रूवल आ जाए, हम वेट कर रहे हैं, आप देखेंगे बाकी भी जो डिपार्टमेंट हैं जिनकी अभी
मीटिंग्स वगैरह नहीं हुई है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने नहीं ली है। हम वेट कर रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल आए बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स का, आप देखेंगे कितनी और चीजें आपके सामने आएंगी। जिस तरीके से एनसी के साथ बयानबाजी हो रही है उसमें एक साफ तौर पे आप लोगों की जानिब से यानी एनसी की जानिब से कहा जा रहा है कि आज अगर जम्मू कश्मीर की ये हालत हुई है 370 या 35 से गायब हुआ है मंजर आम से, तो कहीं ना कहीं उसकी एक बड़ी वजह पीडीपी भी है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? नहीं, पीडीपी भी नहीं है, पीडीपी ही है। अगर आप देखें थोड़ा ही पीछे जाना है हमें, 2014 की ये बात है, तो हमने उस टाइम अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था पीडीपी को कि हमें कोई आपकी हुकूमत में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, लेकिन बीजेपी को दूर रखने के लिए, जिसके लिए पीडीपी को मैंडेट भी मिला था 2014 में कि हम बीजेपी को यहाँ नहीं आने देंगे, हमने वही मौकुफ उनके सामने रखा था और बोला था कि हमें कोई पार्टिसिपेशन आपकी गवर्नमेंट में नहीं चाहिए, हम अनकंडीशनल सपोर्ट देना चाहते हैं। बावजूद उसके मुफ्ती साहब ने नॉर्थ पोल और साउथ पोल किया और रिजल्ट एक डिजास्टर था। और उसके बाद उनके मगफिरत पाने के बाद फिर से उनकी जो दुख्तर है महबूबा मुफ्ती साहिबा, उन्होंने फिर से अलायंस किया और कश्मीर को आज ये सब देखना पड़ता है। उसमें तो कोई दो राय नहीं है, बीजेपी को पीडीपी ने यहाँ पर लाया, उसमें कोई दो राय नहीं है। सेक्रेटरीट का रास्ता उन्होंने दिखाया, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, हमारे साथ जगदीप साहब भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। जगदीप साहब, इस्तकबाल है आपका, सीधा आपकी तरफ आएंगे और सवाल यह है कि जिस तरीके से बातें चल रही है, पीडीपी का अपना मौक़िफ़ समझ में आ रहा है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस की जानिब से समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कांग्रेस इत्तेहादी जमात है, साथ में हुकूमत में है, उसके बावजूद कहीं न कहीं कांग्रेस की नाराजगी दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, एक सामान्य से जानकारी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मोदी सरकार के अगले कुछ निकट भविष्य में सत्ता से बाहर जाने के बाद मुझे लगता है कि ये जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न है उसमें एक सवाल ये जरूर रहेगा कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ क्या है, और उसका उत्तर जो मुझे लगता है बच्चे दिया करेंगे वो होगा कि भारतीय झूठी पार्टी ने आर्टिकल 370 की टूटन को अंजाम दिया। ये इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ है। मतलब हम जिस विषय विशेष पर बात कर रहे हैं उसका तो आधार ही कोई नहीं। भाजपा ने पूरे देश के अंदर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के जरिए जमकर झूठ बोला है कि हमने धारा 370 को खत्म कर दिया, जमीन में गाड़ दिया। अरे भाई साहब, मैं कुदाल लेके घूम रहा हूं कि मुझे बता दो कहां गाड़ा है, जरा देखे तो सही। आपने केवल उसके एक सब सेक्शन को संशोधित किया है। धारा 370 यथावत संविधान में है, तो पहले तो ये झूठ बोलना और इस पर जो हम बहस कर रहे हैं वो बेमानी जी। दूसरी बात, देखिए, महबूबा जी इस प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं, बड़ी मची हुई राजनेता है, राजनीतिज्ञ है, नेत्री है। और मैं समझता हूं कि जब स्पेशल स्टेटस की बात आती है तो पहली तो बात ये कि दर्जन भर प्रदेश इस देश के जो है उनके पास स्पेशल स्टेटस है, जिसमें मोदी जी का गुजरात भी शामिल है। तो भाई जम्मू कश्मीर के साथ क्या प्रॉब्लम है? आपने एक प्रदेश को यूटी बना दिया। आपको पता था आपकी सरकार नहीं आनी है, तो आपने ठीक उससे पहले पुनर्गठन अधिनियम की धारा 55 लगाकर जो बड़े महत्वपूर्ण अधिकार थे वो सारे के सारे आपने एलजी को पकड़ा दिए और एक ऐसे व्यक्ति को हमारे सर पर बिठा दिया जो अपना चुनाव लाख सवा लाख वोटों से हार कर आया है। और अब मौजूदा स्थिति ये है कि अगर हम स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं तो मैं जनाब आपको बता दूं कि ये जो स्पेशल शब्द है, क्योंकि आपको फिर संविधान के बरके पलटने पड़ेंगे। जी बताइए। जब 1956 में हमारे सरदार पटेल साहब तो चले गए 50 में, तो ये नेहरू जी थे जब नागालैंड को देश के साथ जोड़ना था। तो नागा कम्युनिटी ऐसी है जो मरने मारने पर हर वक्त तैयार रहती है अपनी डिग्निटी के लिए। बिल्कुल। तो उस वक्त ये जो शब्द है, क्योंकि इससे पहले आर्टिकल 370 जो है उसमें दो शब्द रहे थे जिसमें टेम्परेरी था और ट्रांजिशनल था, लेकिन नागा समुदाय को, नागालैंड को देश से जोड़ने के लिए स्पेशल शब्द जो है इसके साथ जुड़ा। और ये असल में संविधान की धारा जो है वो 306A है, जिसे बाद में 370 किया गया। पहले तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात है कि कांग्रेस का इससे बेहतर दृष्टिकोण क्या होगा, क्योंकि 370 पर किसी भी किस्म की बहस में ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है, हम स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप संवैधानिक तौर पर जब इस पे वर्कआउट करेंगे तो देखिए, जब तक
आपके पास देश की सबसे बड़ी पंचायत में बहुमत नहीं है, इस पर बात करना बेमानी है। लिहाजा कांग्रेस ने लोगों को दिग्भ्रमित ना करते हुए अपनी बात रखी है। ठीक है, तो लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने आपको ललकारा शुरू से ही कि आप इस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, यानी कि कांग्रेस इस पे कुछ अपना बयान वाज़ेह नहीं कर रही है, तो उस टाइम पे आपने सीधे तौर पे इसका जवाब क्यों नहीं दिया? किस हिसाब से आप मुझे बताइए। हमने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आर्टिकल, देखिए फिर से मैं वही बात कहूंगा जी, आर्टिकल 371C, जिसमें प्रेसिडेंट को यह अख्तियार है कि वो एक आदेश पारित कर सकता है, और 1D जो है वो संविधान सभा को विधानसभा के इक्विवेलेंट बनाकर इन्होंने उसमें जो है संशोधन किया। अब मुद्दा ये है कि जो 35A है जिसकी ये बात करते हैं, देखिए बात को समझना पड़ेगा। एक तो ये सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं कि देखिए जी जहां की महिलाओं को राइट नहीं थे, ये बहुत बड़ा झूठ है। साल 2002 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था जिसके बाद ये मुद्दा बिल्कुल खत्म हो गया था। दूसरी बात, 35A संविधान का हिस्सा ही नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि वो 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का एक हिस्सा है। आपने वाल्मीकि समाज को, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को या फिर गोरखा समाज को उनके बुनियादी हक हकूक दिए, वी अप्रिशिएट इट, लेकिन आपने संशोधन इस तरीके से किया कि फायदा तो जो इन 3 कम्युनिटीज को हुआ, वी वेलकम इट, लेकिन जो एवज में नुकसान हुआ वो इतना बड़ा है कि यहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक और जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं आपने उनको बदल दिया। आज स्थिति ये है कि जम्मू का जो डेमोग्राफिक चेंज है वो इतने बड़े पैमाने पर हुआ है जनाब, 20 लाख से ज्यादा डेमोसाइल जो है इन्होंने बना के दिए हैं लोगों को, जहां भू माफिया से लेकर खनन माफिया तक और शराब माफिया से लेकर एक तरह का एक ओवरऑल हम कहें तो एक ऐसा माफिया यहाँ पर जो है वो काबिज हो गया है कि आम आदमी की नौकरियों में उसको जगह नहीं। अभी राजौरी में पिछले हफ्ते 3 डॉक्टर्स की जो पद थे उनमें से एक डॉक्टर जो है वो आप प्रवासी भारतीय को वहां पर अपॉइंट करते हैं। बिल्कुल, सवाल ये नहीं, वो भी इस देश का हिस्सा है, वहां से कोई अगर आता है वो ठीक है, लेकिन पहला हक तो यहाँ के लोगों का था, वो तो आपने छीन लिया। तो अगर हम स्पेशल स्टेटस की मांग हमारी गठबंधन की सरकार या वो तमाम विपक्षी दल मांग रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है। सवाल यहाँ पे अब शुरू होगा क्योंकि पीडीपी जिस तरीके से सवाल उठा रही है, मैं स्पेशल स्टेटस में 370, 371, 371A उसकी बात में बाद में करूँगा। JKPCC के जो साबिक सदर हैं जे मीर साहब, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ बातचीत की और भी ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ वजाहत और भी हो जाती है, एक्सप्लेनेशन और भी होती तो ज़्यादा बेहतर है। क्या उनको भी यकीन नहीं है इन तमाम चीज़ों पर? देखिए, बहुत बढ़िया बयान है मीर साहब का, क्योंकि वो समझते हैं, हमारी पार्टी के तमाम आला नेता जो हैं वो बड़ी गहराई से समझते हैं इन चीजों को। उनके कहने का जो भावार्थ मैं समझ पा रहा हूं वो ये है कि अगर आपने संशोधन करना था, पहली तो बात आर्टिकल 370 एक खोखली धारा थी, ये बहुत बार इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में बहुत सारे कांग्रेसी नेता कह चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब आप उसे संशोधित भी कर रहे थे तो कम से कम जमीनों के और नौकरियों के राइट्स तो बचाए जा सकते थे, और यही बात मीर साहब ने कही जिसका आपने जिक्र किया कि इसके संशोधन का जो तरीका है उस पर अगर सलीके से होमवर्क होता तमाम प्रावधानों को, क्योंकि देखिए मैं फिर से बता दूं, चाहे वो सियासत हो, वजीर आजम का पद हो, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार की बात हो या चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार की बात हो, 1962, 64, 65 और 66 आप यकीन मानिए कि इस आर्टिकल में इतने संशोधन हो चुके हैं। और वो क्यों किए गए? क्योंकि देखिए परिस्थिति ये थी उस वक्त जम्मू कश्मीर भारत को कैसे भारत के साथ विलय हो, ये महत्वपूर्ण था, और तब पटेल साहब ने बहुत सारी बातों पर कंप्रोमाइजेस किए, जिसमें आपका प्रिवी पर्स भी शामिल है। कई रियासतें ऐसी थी जो उस वक्त शामिल नहीं होना चाहती थी, उनके पास अपनी सेनाएं थी, बहुत बड़ा तामझाम था। तो उन परिस्थितियों को देखते हुए वो कंप्रोमाइजेस किए गए, लेकिन उन पर बाद में जैसे जैसे संशोधन हुआ, भाजपा ना तो उन संशोधनों की बात करती है ना उन परिस्थितियों की बात करती है, और जो झूठ परोसे जाते हैं वो अलग से परोसे जाते हैं। तो मीर साहब का ये कहना कि अगरचे इसे अच्छे होमवर्क के साथ संशोधित किया गया होता तो लोगों की नौकरियां और लोगों की जमीनें जो हैं वो बची रहती। जनाब ठीक है, आबिद साहब भी हमारे साथ एनसी से जुड़े हुए हैं। आबिद साहब, क्या और भी बेहतर होता कि इसे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके इसे जो है रेजोल्यूट किया जाता अच्छे तरीके से असेंबली में?
मुझे नहीं लगता है कुछ और कहने की जरूरत है। जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे, बड़ी खूबसूरती से इन्होंने समझा दिया कि कैसे एब्रोगेट नहीं हुआ है 370, इट इज स्टिल देयर बट डी ऑपरेशनलाइज किया गया है, और उसका एक जुडिशियल मैकेनिज्म है, उसका एक पॉलिटिकल मैकेनिज्म भी है, और ये एक विदाउट विल ऑफ द पीपल किया गया था। जहां पर अगर हम संविधान को भी देखें, जैसे कि तेलंगाना और आंध्रा में भी आपने देखा होगा, जब तेलंगाना बना तो जब वो बिल प्रस्तावित हुई असेंबली में, करीबन 2000 अमेंडमेंट्स उस असेंबली में रिकमेंड किए थे। तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, एक मेजॉरिटेरियनिज्म की बुनियाद पे बिना किसी को पूछे, बिना किसी को कॉन्फ्रेंस में लेते हुए एक यूनिलैटरल डिसीजन हुआ। जबकि हर चीज को अगर गहरे पहलू से देखा जाए तो इंटेंट यही था, डिसएम्पावर करना था एक स्टेट को, एक पोलराइजेशन का माहौल क्रिएट करना था, जो इनको नेशनल पॉलिटिक्स में बीजेपी को शायद फायदा मिलता, जिससे वो कासिर रहे। हमने देखा रिसेंटली इलेक्शंस में उनको उतना बड़ा बहुमत नहीं मिला, कांग्रेस वापस आ गई। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा, जो रेजोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं, हमने स्पेशल स्टेटस जो बात की है, हमने इसको कन्फाइन नहीं किया है 35A और 370 के दायरे में। हम चाहते हैं कि असल में देखिए आबिद साहब, सवाल इस वजह से पैदा हो रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस में सिर्फ 370 नहीं आता, 371 भी आता है, 1A भी आता है, और भी दीगर चीजें हैं जो अलग अलग स्टेट को मिले हुए हैं और कुछ स्टेट डिमांड कर रहे हैं। तो आपकी मंशा क्या है? 370 और 35A से आप किनारा करना चाहते हैं, या जो दूसरे स्टेट को मिला हुआ है स्पेशल स्टेटस वो चाहते हैं? देखिए, हमारी पार्टी का जो बेसिक फाउंडेशन है वो रेस्टोरेशन ऑफ इंटरनल ऑटोनॉमी, और जब हम रेस्टोरेशन ऑफ इंटरनल ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, इंटरनल ऑटोनॉमी वही जो प्री 53 से एग्जिस्ट कर रहे थे, चाहे वो सदर रियासत हो, चाहे वो वजीर आजम हो। तो इन बातों को इस टाइम फ्लोर पे लाना मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बेवकूफाना हरकत हो जाती, क्योंकि जिस सरकार ने हमसे ये छीना है उन्हीं से मांगने की ये अपेक्षा करना और वापस मिलना, तो ये कहीं ना कहीं एक बेवकूफाना हरकत होती। लेकिन अपेक्षा आप सेंट्रल गवर्नमेंट से तब करेंगे जब आपके लोग मुत्तहिद होंगे। असेंबली में आपके खिलाफ आपके लोग इकट्ठा हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं अवाम के नुमाइंदे, और उसके बाद कहते हैं कि अवाम से जो वोट मांगा है आपने जिस बुनियाद पर, उस चीज को आप ला नहीं रहे। देखिए, पीडीपी की जहां तक आपका जिक्र, आप सीधे सीधे पीडीपी की बात कर रहे हैं, जिनके 3 मेंबर इस टाइम असेंबली में। देखिए, 3 मेंबर की पार्टी को डिसमिशन से वापस आने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, हर दिन हंगामा करना है उनको लाइमलाइट में रहना है, और ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये रेजोल्यूशन ठीक नहीं लाया, वो रेजोल्यूशन ठीक नहीं लाया। लेकिन हकीकत ये है, अगर आप नुक्ते के तौर पे हर नुक्ते को जांचे, जो रेजोल्यूशन में लाया था उसमें क्या था, उसमें हमने स्पेशल स्टेटस यूनिलैटरल डिसीजन पे उसको कंडेम किया था, 5 अगस्त का जो डिसीजन था। उसके बावजूद हमने ये भी बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स हमें वर्कआउट करने, ताकि हम उसको रेस्टोर कर पाए अपनी प्रिस्टीन फॉर्म में। अगर आप नुक्ते से देखेंगे, नुक्ते वाइज देखेंगे, तो आपको समझ आएगा वो रेजोल्यूशन बिल्कुल लोगों के हक में था और विल ऑफ द पीपल को रिफ्लेक्ट कर रहा था। ठीक है, जिस तरीके से चीजें आ रही हैं, क्या कांग्रेस ने जो स्मार्ट मूव चला है, क्या कांग्रेस जो चीजें कह रही है, टेक्निकली अगर उसे देखा जाए तो कांग्रेस की बात ज्यादा मुस्बत या पॉजिटिव लगती है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी बात दुरुस्त है या कांग्रेस की, लेकिन टेक्निकली अगर कांग्रेस कोई चीज कह रही है तो वो जानती है कि फिलहाल 370 को वापस लाया नहीं जा सकता। फिलहाल मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कभी लाया नहीं जा सकता, ये बीजेपी का बयान होगा, लेकिन हाँ लाया जा सकता है कुछ जब इस तरह की सिचुएशंस पैदा होंगी। उसके बावजूद आप उन्हें कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारे साथ नहीं है या फिर पीडीपी हमारे खिलाफ जा रही है, तो आपको भी पता है कि ये चीजें अभी आप ला नहीं सकते, तो फिर इस पे बयानबाजी का सिलसिला ही क्यों? देखिए, पहली बात तो हमारे पास एक मॉरल ऑब्लिगेशन थी हमारे ऊपर। हमने लोगों से जब वोट मांगा था वो 370 की पर रेजोल्यूशन लाने पे, उसके लिए एक जंग लड़ने के लिए लाया था, और वही मॉरल ऑब्लिगेशन रिफ्लेक्ट हमने की जब हमने ये रेजोल्यूशन पास किया। अब इसको हम रेफरेंस पॉइंट बना के आगे की लड़ाई मरहलावार तरीके से लेंगे। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस अपनी एक आइडियोलॉजी लेकर चली है हमेशा, पूरे मुल्क में भी और जम्मू कश्मीर में भी, और उनकी आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हमेशा हमसे मेल खाए वो जरूरी नहीं है। हाँ, हमारा जो इनके साथ अलायंस आज तक बना है, चाहे वो राजी फारूक अकॉर्ड था, चाहे हमने रिसेंटली इनके साथ अलायंस किया, इंडिया अलायंस में रहे, वो इस बुनियाद पे है कि कांग्रेस एक सेक्युलर शैली में पार्टी आती है। वो हमारा फाउंडेशन है अलायंस का। ये हमारा साथ कहां तक देते हैं 370 की लड़ाई में, हम इन पे वो कोई पाबंदी नहीं है, ये एक हद तक दे सकते हैं। पाबंदी क्यों नहीं? क्योंकि आपके पास मेजोरिटी है, इसी वजह से पाबंदी नहीं है।
देखिए मेजॉरिटी की, ये मेजॉरिटी और आता हूं, माइनॉरिटी की बिल्कुल बात आता हूं नहीं आपके पास। ये नंबर्स की बात नहीं है इस टाइम। ये इस टाइम हमारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात है, और वो कांग्रेस से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कांग्रेस का अपना एक नजरिया है जम्मू कश्मीर को देखने का, और हमारा एक दूसरा नजरिया है देखने का। अगर हमारा पॉलिटिकल मैनिफेस्टो ये है कि रेस्टोरेशन ऑफ इंटरनल ऑटोनॉमी, जरूरी नहीं है कांग्रेस भी उसी मैनिफेस्टो पे अपनी पार्टी चलाएं, अपनी पॉलिटिक्स चलाएं। हमारा जो मंशूर है हम उस पर वादा बंद है, और ये मरहलावार तरीके से हम लड़ाई आगे लड़ेंगे। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे। मैं आपसे एक बड़ा छोटा सा वक्फा चाहूंगा ताकि प्रैक्टिकली हम चीजों को समझ पाएं जिस पर हम बहस कर। 1956 में नेहरू जी ने 7वां संशोधन किया, जिसमें 238 जो सेक्शन था उसको हटा दिया गया, जैसे भाग 7 को हटाया गया। यद्यपि जो भाग 6 था उसमें तमाम यूटीज आती थी, और भाग 7 जो है, मैं फिर से बता दूं, ये तमाम वो रियासतें थी जो पर्टिकुलरली किसी एक राजा, महाराजा या नवाब द्वारा संचालित थी। अब आप मुझे बताइए, जिस धारा का पहला सब सेक्शन ये कहता हो कि जम्मू कश्मीर इस देश का अविभाज्य जो है वो अंग है, तो आप मुझे बताइए कि वो धारा तोड़ने वाली है कि जोड़ने वाली है। पहली बात देखिए। उसके बाद जो 371B है वो ये बताती है कि आपको संसद में कितना अधिकार है, संघ सूची का और समवर्ती सूची का। उसी तरीके से अगर हम 1C को देखें, जैसे मैंने पहले कहा, ये भारतीय संविधान के 2 ही अनुच्छेद जो है वो जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे, जिसमें अनुच्छेद 1 और आर्टिकल 370 ये इसमें बताया है। और इसमें एक रास्ता जो है वो छोड़ा गया था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का। और देखिए उसमें कहा क्या गया था कि यदि कोई आर्टिकल लागू होगा तो उसके लिए राष्ट्रपति का आदेश चाहिए होगा, और ये आदेश जो है परामर्श और सहमति, इन 2 चीजों के फर्क को समझिए। कॉन्करेंस और केवल सजेशन, ये 2 अलग अलग चीजें जो है, उसमें वो कह रहा है कि उन 3 विषयों से कोई अगर विषय है जिसमें डिफेंस है, एक्सटर्नल रिलेशंस है और कम्युनिकेशन है, तो उसे जम्मू कश्मीर की विधानसभा या संविधान सभा, जो कि 1956 में भंग हो गई थी, उसके साथ परामर्श करना हो। मैं आपको कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, दरअसल आर्टिकल 370 जो है उसमें बुनियादी तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे भारत से कहीं पर भी अलग खड़ा करता हो। मैंने पहले कहा, इसकी तो पहली सब सेक्शन ये कहती है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। दिक्कत कहां है, लोगों को क्या चाहिए, वो फिर भले नेशनल कॉन्फ्रेंस बात करे, कांग्रेस बात करे या तमाम विपक्षी दल करे, दिक्कत है यहाँ की नौकरियों और यहाँ की जमीनों पर बाहर के प्रवासी भारतीयों को एक छत्र आप अगर सब दे देंगे तो यहाँ के लोग, जहां बेरोजगारी में जम्मू कश्मीर पिछले कुछ महीनों में अव्वल रह चुका है पूरे देश में, वो कहां जाए। और दूसरी एक बात कह के मैं अपनी बात पूरी करूंगा। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जब इस तरीके की बयानबाजी उसके नेता करते हैं तो दुख भी होता है। पिछले दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है वो डाला गया, जिसमें शेख साहब ये साफ साफ विलय से पहले अपने लोगों को कहते नजर आ रहे हैं कि हमें भारत के साथ जाना है। वो मकबूल शेरवानी का जिक्र करते हैं जो पहला शहीद था जब कबायलियों ने हमला किया और उसको क्रूसीफाई कर दिया, माथे पर लोहे की प्लेट गाड़ कर कीलों के साथ। उनकी ये बात नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि अगर नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला साहब पर यकीन रखा और शेख अब्दुल्ला साहब ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया, और ये वही शेख अब्दुल्ला थे जो उस पहले डकोटा जहाज को कि वो कश्मीर की धरती पर उतर सके, मशाले और टार्चे लेकर अपने 1000 लोगों के साथ खड़े हुए। बिल्कुल। तो आज कहते हैं कि ये देश विरोधी लोग हैं। देखिए, बात आपने पूरे भारत को, शेष भारत को एक तरह का एक प्रेजुडाइज पैदा करने की कोशिश की है, ये गलत बात है। आज जो इलेक्शन हुआ है मैं उसके साथ जोड़ के बताता हूं, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां पर एक समुदाय विशेष को वोटिंग तक नहीं करने दी गई। जनाब एक दरोगा ने रिवॉल्वर निकाल लिया। हालत यह है, कल इनका एक नेशनल जनरल सेक्रेटरी जो है वो कितने बड़ी तादाद में एक रकम के साथ पकड़ा गया ऑन रिकॉर्ड। तो मेरा ये कहना है कि ये जो बांटने की राजनीति है, ये अब यहाँ के लोग और पूरे देश अच्छे तरीके से समझ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सारे झूठ बोले हैं जम्मू कश्मीर को लेकर।
मसलन पटेल साहब को कश्मीर के मामलों में नेहरू जी ने मौका नहीं दिया, मसलन गिलगिट और बाल्टिस्तान को लेकर जो मेजर ब्राउन ने पाकिस्तान की झोली में डाला, ये भी एक सबसे बड़ा झूठ इन्होंने अक्सर बोलते हैं कि भाई अगर और 4-6 दिन लड़ाई चलती तो हम तो लाहौर पहुंच जाते। लाहौर पहुंचे थे जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को नानी याद दिलाई थी, लेकिन उस वक्त 1.5 साल वो युद्ध चला। फिर ये कहते हैं आप यूएन में क्यों गए? अरे यूएन में पाकिस्तान ने ये माना कि हमारी फौज जो है वो कबायलियों के भेष में शामिल थी और यह भारत की सबसे बड़ी जीत थी। अब मैं अगर ये तमाम तथ्य आपके साथ डिस्कस करूंगा, बड़ी लंबी डिस्कशन हो जाएगी। मुख्तसर शब्दों में ये है कि यहाँ की तमाम विपक्षी जमातें या सत्ता में जो इस वक्त दल है, हम गठबंधन में तमाम जो लोग हैं, सबका मोटिव एक है कि यहाँ के लोगों के जो हक हकूक है वो उनको मिलने चाहिए। मुख्तसर बात ठीक है, ये बताइए सिंह साहब कि क्या कांग्रेस को एनसी पे भरोसा है? क्योंकि चीजें ऐसी दिख रही है कि ऐसा लग रहा है कि आपस में कहीं ना कहीं क्लैश है। निश्चित तौर पर भरोसा है। आप मुझे बताइए क्यों नहीं होगा? पहली तो बात, कांग्रेस ने समूचे देश में मेरे नेता माननीय राहुल गांधी जी की अगुवाई में तमाम दलों, जो एक बहुत बड़ी तादाद है, एकजुट करके एक मत करते हुए एक मंच पर लाया ताकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के गलियारे से बाहर धकेला जा सके। और उसके लिए कांग्रेस ने बहुत सारी जगहों पर अपने जो मैं कहूंगा सियासी जो उनका हक भी बनता था, जहां पर उनको लगा कंप्रोमाइज करने पड़े, सीटों तक के कंप्रोमाइज हमने किए। और उसके पीछे का कारण बड़ा साफ था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इस देश के संविधान को, अगर राहुल गांधी जी संविधान लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं तो समझ में आना चाहिए, क्योंकि भाजपा के ही बड़े नेताओं ने कहा था कि हम संविधान बदल देंगे। तो हमारा मोटिव बड़ा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसके लोग और उसकी आइडियोलॉजी मैंने पहले आपको बताया, वो इस मुल्क के साथ किस तरीके से चले। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर उस वक्त शेख अब्दुल्ला नहीं होते तो जम्मू कश्मीर भारत के साथ जाता, ये ठीक है। इसके साथ साथ और बहुत लंबी फेहरिस्त उन लोगों की जो इस मुल्क के नाम पर कुर्बान हुए, जिसमें ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की शहादत को कौन भूल सकता है। लेकिन शेख अब्दुल्ला साहब का एक बहुत बड़ा रोल था, इसे हमें समझना होगा। और हमें यह भी समझना होगा कि ये जो गठबंधन में रार पैदा करने की इनकी जो एक बड़ी चिरपरिचित कोशिश रही है शुरू से, वो अब नहीं चलने वाली। हमें बहुत गठबंधन को बड़ा सशक्त जनादेश मिला है। वो जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग दर्जन भर प्रदेशों में इन्होंने की, जनता की चुनी हुई सरकारों को तोड़ बाहर फेंका, वो यहां नहीं होने वाला। तो ऐसे में ये करेंगे क्या? और एक आखिरी बात मैं और बता दूं, आप मुझे बताइए, आप 20 आपने किया, पहले आपने इलेक्शन नहीं होने दिया 6 साल, और अब जब आप कह चुके हो पार्लियामेंट के अंदर कि आप स्टेटहुड हमारा दोगे और वो हमारा राइट है, वो आपने हमसे छीना है। कोई एहसान नहीं कर रहे आप हम पे, लेकिन अब आपके नेता कह रहे हैं हालात ठीक होंगे। अरे भाई, किन हालातों की बात कर रहे हैं, जरा ये बता दें, और कब ठीक होंगे हालात? हाँ ठीक है, अप्रोप्रिएट टाइम कभी नहीं आएगा और इससे वादे कई सारे स्टेट में भी इस तरह के किए गए हैं। बिल्कुल, शेख नासिर साहब भी हमारे साथ पीडीपी से जुड़ गए हैं। नासिर साहब, मैं आपकी तरफ सीधा आऊंगा और उसके बाद मैं आबिद साहब से इसका जवाब लूंगा। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके की चीजें इस मर्तबा पीडीपी कर रही है, क्या लगता है आपको पीडीपी कहां हेडलाइन में बनी रहना चाहती है या अपने आप को जमीन पे दिखावे की एक राजनीति करना चाहती है? क्या कुछ है? ठीक है आबिद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, उसके बाद शेख नासिर साहब की तरफ आऊंगा। आबिद साहब, सवाल यह है कि कांग्रेस जिस तरीके से कह रही, जिस तरीके से रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था आपने नहीं दिया, ठीक है, ये सारी चीजें नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एजेंडा होगा। ये सारी चीज़ें कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ है, वो काफ़ी स्मार्टली कोई बयानबाजी करते हैं और चीज़ को जब भी कोई बोलते हैं तो झलकता है कि साफ तौर पे उन्हें कभी नीचे गिरने से या ऊंचे उठने से कभी भी उनको डर नहीं लगता। वो देश की खिदमत करना चाहते हैं। मैं सिंह साहब एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। अभी जिस तरीके से बात हो रही थी, आबिद साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीच में कनेक्शन की वजह से हम उनसे रब्ता नहीं कर पा रहे। सवाल ये कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारे साथ जब तक है उनकी मर्जी, इस तरह की बातें हो रही थी। क्या लगता है आपको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को घमंड हो गया है कि वो इतने ज्यादा सीट लेकर के आ चुके हैं कि अब उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता? आप साथ हो या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, निश्चित तौर पर नहीं, बिलशक नहीं। पहली तो बात देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब दोनों बहुत मजे हुए राजनेता हैं।
उमर अब्दुल्ला साहब ये बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि उन पर इस प्रदेश के लोगों ने विश्वास किया है और वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी को तभी बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे जब उनके मरकज के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। ये स्वाभाविक भी है, ये उनको करना होगा। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि मरकज में जो सरकार है उसके लिए सिवाय अपने राजनीतिक स्वार्थ के और कुछ मायने नहीं रखते। तो ये उमर अब्दुल्ला साहब बड़ी अच्छे तरीके से संतुलन बनाकर चल रहे हैं और वी डू अंडरस्टैंड इट। बिल्कुल, तो ये बड़कपन है बिल्कुल कांग्रेस का। मैं एडवोकेट शेख नासिर साहब को भी जोड़ता हूं। नासिर साहब, आपकी तरफ सीधा आऊंगा, पीडीपी से है नासिर साहब। नासिर साहब, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, क्या लगता है कि पीडीपी को शोभा देता है? क्योंकि सारी चीजें, हकीकत, सच्चाई सबके सामने में है। उसके बावजूद जिस तरीके से हमने असेंबली में देखा और अब नई बयानबाजी शुरू हो गई है, क्या लगता है हेडलाइन में बने रहना चाहते हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, चुनाव जब हो रहे थे, चुनाव के वक्त हर पॉलिटिकल पार्टी ने लोगों से कुछ वादे किए हैं और ठीक उसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी लोगों से वादे किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों को 370 वापस लाने का, स्पेशल स्टेटस वापस लाने का और खासकर रियासत का दर्जा वापस लाने का ख्वाब दिखाया। और पीडीपी भी शुरू से अपने मौक़िफ़ पर डटी रही। पीडीपी का शुरू से मौक़िफ़ यही रहा कि आर्टिकल 370, 35A की रेस्टोरेशन, स्टेटहुड की रेस्टोरेशन, और उससे बढ़िया बात जिस पर हमने लोगों के दरमियान जाकर लोगों से वोट मांगे वो था हमारा जो स्पेशल स्टेटस था उसकी रेस्टोरेशन। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे सत्ता में आई, उनका एकदम से टोन बदल गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस अब 370 को भूल चुकी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पेशल स्टेटस को भूल चुकी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मियर एक आई वॉश के लिए एक ऐसा रेजोल्यूशन असेंबली में लाया जिसको अगर बारीक बीनी से देखा जाए वो तो वही बातें जो बीजेपी कहती आई है। तो ऐसे में जनता को अवेयर करना पीडीपी का फर्ज। ठीक है, आप एडवोकेट हैं, आप ही हमें बताइए कि कौन सा ऐसा पॉइंट है स्पेशल स्टेटस में जो 370 35 को उसमें शामिल नहीं करता है? नहीं, जो रेजोल्यूशन में ऐसा क्या नजर आया आपको? पीडीपी को क्या नजर आया? रेजोल्यूशन को जब आप बारीक बीनी से पढ़ते हैं उसमें कहीं भी 5 अगस्त 2019 के फैसले को क्रिटिसिज्म नहीं है, उस फैसले को वापस लेने की बात नहीं कही गई। देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो मरकजी सरकार ने जबरन एक फैसला लिया है उस फैसले को वापस लिया जाना चाहिए। और पीडीपी ने जो रेजोल्यूशन, वहीद परा साहब ने जो रेजोल्यूशन असेंबली में डाला था उसमें साफ शब्दों में लिखा गया था कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला मरकजी सरकार ने लिया वो गलत है, उसे फौरी तौर खत्म कर दिया जाए, कलअदम करा दिया जाए और स्टेट को प्री 5 अगस्त जो स्टेशन थी उसको वापस लाया जाए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो रेजोल्यूशन असेंबली में लाया उसमें कहीं भी 5 अगस्त 2019 के फैसले के बारे में कुछ नहीं कहा गया। यानी जिस चीज को हम एतराज नहीं करेंगे उसे हम तस्लीम कर रहे हैं। इसका मतलब 5 अगस्त 2019 के फैसले को नेशनल कॉन्फ्रेंस स्वीकार कर रही है और वो थोड़ी बहुत तरमीम चाहती है, जबकि लोगों की जो उम्मीदें, लोगों की आशाएं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से थी, जिसको लेकर के उन्होंने एक बड़ा मैंडेट उनको दिया था कि असेंबली जैसे ही शुरू होगी वो 5 अगस्त 2019 के फैसले को मुस्तरद करने के लिए रेजोल्यूशन डालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा ही लग रहा है कि सिर्फ सुर बदल गए हैं, ताल वही है जो भारतीय जनता पार्टी कहती आई। शेख नासिर साहब, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद इससे जवाब लूंगा मैं आपसे। सवाल ये है कि अभी फिलहाल जो कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, या आपके ऊपर जो इल्जाम है वो ये कि आप जानबूझ करके नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद पर निशाना साध रहे हैं, उन्हें उकसा रहे हैं ताकि वो कुछ ऐसा बयानबाजी करें जिसका सीधा फायदा महाराष्ट्र में और झारखंड में कांग्रेस को, जिसका सीधा नुकसान हो। देखिए, झारखंड और महाराष्ट्र में हमारी पार्टी तो चुनाव नहीं लड़ रही है। हाँ, लेकिन माहौल क्रिएट होंगे और बीजेपी कहीं ना कहीं घसीटेगी। देखिए, ये बातें बेतुकी बातें हैं कि हम कांग्रेस का नुकसान चाहते हैं महाराष्ट्र। हम इंडिया अलायंस का पार्ट है, आज भी हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और हमारी पार्टी के लीडर बार बार ये बात क्लियर करते आए कि हम इंडिया अलायंस का पार्ट हैं। हाँ, हम ये जरूर कहना चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप से कि जो आपने लोगों से वादे किए हैं उन पर आप खरे उतरने की कोशिश कीजिए। हमें मालूम है आप नहीं उतरेंगे, लेकिन कम से कम कोशिश तो कीजिए। आप सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर करने के लिए आपको जनता ने वोट नहीं किया था। और जहां तक पीडीपी की बात है, हमने हर बार ये बात कही है कि हम अपने मौके पर डटे रहे हैं और डटे रहेंगे। पीडीपी ने कभी ये नहीं सोचा कि अपने मौके पर डटे रहने से उन्हें नुकसान हो या फायदा हो। उन्होंने, उनका जो मंशूर है, जो पीडीपी का मौके पर, उस पर डटी रही। हम आज एक जुबान, कल दूसरी जुबान, जम्मू में एक भाषा, दिल्ली में दूसरी भाषा, कश्मीर में तीसरी भाषा, दिल्ली में शॉल जाके हम मरकजी सरकार के लीडरशिप को शॉल पहनाएंगे, उससे जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होगा।
जम्मू कश्मीर के मसले के लिए हमने लोगों से वोट अगर लिया है तो हमें उस पर खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। जहां तक ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान दरार पैदा करने की आप बात कर रहे हैं, हमें उसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि हम चाहते हैं कि हम उनको इस बात का एहसास दिलाएं कि जिस मौकूफ पर, जिस मैनिफेस्टो पर आपने लोगों से वोट लिए हैं, उस पर खरा उतरने की कोशिश कीजिए। लोगों के साथ एक बार ठीक है, बिल्कुल आपकी मंशा जायज है, हम इस बात में कुछ नहीं कहेंगे। शेख नासिर साहब, सवाल ये उठ रहा है कांग्रेस की जानिब से भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी कि जिस तरीके की बातें आप कर रहे हैं, आपने 2014 में अगर बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया होता तो आज तस्वीरें कुछ और होती। जम्मू कश्मीर में 370 और 35A का खात्मा नहीं होता और कहीं ना कहीं इस तरह की सियासत भी नहीं चल रही होती। देखिए, हमारे जो हरीफ जमातें हैं उनके पास हमारे लिए, हमारे खिलाफ कहने के लिए और कुछ भी नहीं है। वो 2014 की रट बार बार लगा रहे हैं। आप बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद कहते हैं, हम कहते हैं इत्तेहाद नहीं है, अलायंस नहीं है, ये सीट शेयरिंग थी। अगर अलायंस होता तो इनका मौकूफ भी एक जैसा होता, इनका मैनिफेस्टो एक जैसा होता। जब इत्तेहाद होता है वो मैनिफेस्टो पर होता है, वो एजेंडा ऑफ अलायंस पर होता है। ये एक पार्टी एक राग लाप रही है, दूसरी राग लाप रही है, इनकी सीट शेयरिंग थी। अगर इत्तेहाद होता, आज कांग्रेस के भी मंत्री आपको सरकार में मिलते, इनके दरमियान कोई इत्तेहाद नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ सीट शेयरिंग थी। जहां तक 2014 की बात है, 2014 में हमने भारतीय जनता पार्टी से कुछ शर्तों पर इलाक किया था और उन शर्तों पर हमने भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को, उनकी क़यादत को मजबूर किया खड़ा रहने के लिए। उस वक्त जम्मू कश्मीर में जम्मू के लोगों ने बीजेपी को मैंडेट दिया, कश्मीर के लोगों ने पीडीपी को मैंडेट दिया, तो दोनों पार्टियों ने मिलकर के सत्ता एजेंडा ऑफ अलायंस चलाई थी। और हमने जो उनसे बातें, उनसे जो वादे इकरार हमने तहरीरी तौर पर एजेंडा ऑफ अलायंस में लिए थे, बीजेपी उस पर टिकी रही। और जब बीजेपी को लगा कि पीडीपी के होते हम अपने डिजाइन, अपने मंसूबे यहाँ जम्मू कश्मीर में अंजाम नहीं दे सकते, इसलिए बीजेपी सत्ता से चली गई। अगर बीजेपी हमारे साथ कंफर्टेबल होती तो आज भी बीजेपी और पीडीपी की सरकार रहती, लेकिन हमने अपने मौकूफ से हटने की जरा भी हमने अपने मौकूफ से हम हटे नहीं, हम अपने मौकूफ पर डटे रहे। आप मुझे बताइए, जो हम पर इल्जाम आयद करते हैं कि 2014 में हमने नेशनल बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था, ये मैं बार बार ये बात वाज़ा कर चुका हूं कि उस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों का मैंडेट ऐसा था। 1996 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूरा बहुमत था, उनको बीजेपी की सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने अपने पार्टी के सीनियर लीडर सैफुद्दीन सोज साहब को पार्टी से इसलिए निकाला क्योंकि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट किया था। उमर अब्दुल्ला साहब मरकजी सरकार में मंत्री का पद उनको मिला और वो पूरी दुनिया में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनकर के घूमे और कहा कि जम्मू कश्मीर का कोई मसला ही नहीं है, वहां सब कुछ ठीक ठाक है। और सिर्फ इसलिए कि उन्हें सेंटर में एक ओहदा मिले, उन्हें मरकजी वजारत मिले, उन्होंने जम्मू कश्मीर का सौदा किया और बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। 2014 की सिचुएशन डिफरेंट थी और 2014 में अगर बीजेपी, आप जो कहते हो जो आज जम्मू कश्मीर का हाल है वो नहीं हुआ था, अगर बीजेपी सत्ता में रहते हुए ऐसा कुछ कर सकती थी तो बीजेपी सत्ता में रहती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नाक में हम लोगों ने, पीडीपी ने नकेल कसी, उनके मिनिस्टरों को वजारत से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। उनके मिनिस्टरों को रसाना मामले में पीडीपी ने बाहर निकाला, पत्थरबाजों के केसेस वापस लिए गए और हुर्रियत के साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी को हमने आमादा किया। तो इससे ज्यादा हम बीजेपी को क्या कुछ करवा सकते थे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक मामूली सा काम नहीं कर रहा। आज एलजी साहब सारे हुक्मनामे दस्तखत कर रहे हैं, कोई चू तक नहीं कर रहा है। उमर अब्दुल्ला साहब तो आज उनके तो सुर बदल चुके हैं। पीडीपी हमेशा अपने मौके पर डटी रही है। 2014 में हमने जम्मू कश्मीर की शिनाख्त को बचाया है, हमने 370 को बचाया। अगर 370 2014 में टूटा होता, सत्ता में रहते हुए टूटा होता, तो इल्जाम हम पर, हमारे सर था। लेकिन 2014 से 2019 तक किसी ने भी 370 की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं की, जब तक पीडीपी सरकार में। उसके बाद सिंह साहब से इसका जवाब लेते हैं। सिंह साहब, क्या लगता है कांग्रेस की ये मजबूरी है कि वो फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर के साथ में है, हालांकि कोई इत्तेहाद नहीं है जैसा कि पीडीपी का कहना है, और अगर होते इत्तेहाद में तो आज आप भी किसी न किसी पोस्ट पे होते। पहली तो बात, मैं बड़े सासम्मान ये जो प्रवक्ता कह रहे हैं पीडीपी के, इनको कहना चाहूंगा कि बराए मेहरबानी थोड़ा सा जो अपना होमवर्क है उसे दुरुस्त करें। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है वो केवल और केवल सीट शेयरिंग पर था, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि कांग्रेस जो इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी जमात है, उसने देश के किन किन प्रदेशों में, जैसे मैंने पहले कहा, एक बड़े मकसद के लिए अपने पॉलिटिकल एडवांटेजेस को एक तरफ रखा। दूसरी बात,
आपने ये कहा, देखिए आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड आई एम नॉट सपोज टू let you know that exactly what happened when they were in the coalition. But you must confess it कि जो वाजपेयी साहब के दौर में भारतीय जनता पार्टी थी और जो आज भारतीय जनता पार्टी है, उसमें जमीन आसमान का नहीं बल्कि आकाश और पाताल का फर्क है। और आपसे बड़ा उदाहरण क्या है, आपके साथ जो भाजपा ने किया, जिस तरीके से आपकी पीठ पर छुरा घोंपा, वो तो एक मिसाल बन गई। अब तो स्थिति ये है कि कोई और छोटा मोटा विपक्षी जमात का दल जो है, जैसे बुखारी साहब गए, इनडायरेक्टली आजाद साहब ने कोशिश की, स्थिति ये है कि लोगों ने, उसमें आप इंजीनियर रशीद को भी जोड़िए, मतलब जिस किसी ऊपर भाजपा की परछाई भी थी, लोगों ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो बजाय आपस में ये क्रिटिसिज्म के, मैं सीधी बात आपको ये कहना चाहता हूं, बराए मेहरबानी, ये ठीक है आपने कहा जी वो सेंटर में जाके शॉल्स भेंट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, बीइंग अ चीफ मिनिस्टर, मैंने पहले भी कहा, आपको अगर आपके केंद्र के साथ अच्छे संबंध नहीं और आपको ये समझना पड़ेगा, आपको मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कई मिनिस्टर्स जो है कबीना के, उनके बयान सुना सकता हूं, जब वो हिमाचल प्रदेश पर तंज कसते हैं कि जनाब ये तो बिल्कुल इनके पास तो पैसा ही नहीं बचा, कहां से लाएंगे। कभी पंजाब पर कटाक्ष किया जाता है जैसे वो इस देश का हिस्सा ना होकर, इस प्रदेश का, देश के प्रदेश ना होकर किसी और देश के प्रदेश हो। तो ऐसी स्थिति में मैंने पहले कहा, ये एक नैतिक जिम्मेदारी है इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर की कि वो मरकज के साथ अपने रिश्तों को बेहतर रखे, ताकि वो लोगों को कुछ करके दे पाए जो प्रॉमिसेस उन्होंने किए हैं। और रही बात आर्टिकल 370 की, मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने बड़े संवैधानिक तौर पर आपको ब्रीफ किया था, उससे वो आज भी एग्जिस्ट करता है। और जिन बातों पर यहां पर विरोध है, उन बातों पर भाजपा जाना नहीं चाहती। और मैं, माफ कीजिए, एक और आखिरी बात मुझे याद आ गई, मैं बड़े सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं कि अगर उस वक्त महबूबा जी बहुत बड़ी नेता है, लेकिन अगर उन्होंने ये बयान ना दिया होता कि राष्ट्रीय ध्वज को कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा, तो भी शायद परिस्थितियां ऐसी नहीं होती जैसी बन गई। तो ये तमाम चीजें हैं जिन्होंने वर्कआउट किया, तो बदला। अब मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के तमाम दल हैं, एक साथ खड़े होकर हमें बड़े मकसद के लिए बात करनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की जो वास्तु स्थिति है वो लोगों के सामने लानी चाहिए। जी बिल्कुल। शेख नासिर साहब, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कांग्रेस की जानिब से भी और गुमराह करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। ये देखिए, कांग्रेस सवालात करे, उनका हक बनता है, लेकिन कांग्रेस एक सवाल जरूर करना चाहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जब कांग्रेस का इत्तेहाद, जम्मू कश्मीर में जो इत्तेहाद चल रहा है, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा आर्टिकल 370 का है। आर्टिकल 370 पर आज तक कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। कांग्रेस मेहरबानी करके, जम्मू कश्मीर की जनता जानना चाहती कि कांग्रेस का आर्टिकल 370 पर क्या स्टैंड, क्या कांग्रेस आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के हक में थी, क्या कांग्रेस आर्टिकल 370 की रेस्टोरेशन चाहती है? पहले ये कम से कम जनता को इस बात से बाखबर करें, जम्मू कश्मीर की आवाम जानना चाहती है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो ये है कि वो आर्टिकल 370 की बहाली चाहती है और कांग्रेस उस पर खामोश है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो उसको टच नहीं करता है, तो ये जो बात कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग नहीं है, ये तो इत्तेहाद है। इत्तेहाद मुद्दों पर होता है, जब इनके मुद्दे अलग अलग हैं तो इत्तेहाद कहां से हुआ? रही बात ये जो शॉल भेंट करने की बात कही जाती है, मुझे बताइए कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन के पन्ने पर लिखा है कि आपको मरकजी सरकार के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने के लिए शॉल भेंट करने? बेहतर ताल्लुकात तोहफों से नहीं होते, बेहतर ताल्लुकात लोगों की उम्मीदों और आशाओं पर चलने से बनते हैं। और ये जो बात बार बार कर रहे हैं कि हमने, हमारी पार्टी की सदर ने राष्ट्र ध्वज को लेकर के जो बयान दिया था, हमने जो बयान दिया था उसको गलत तरीके से तोड़ मोड़ कर लोगों के सामने पेश किया जाता है। ये बात उठी थी जब जम्मू कश्मीर के अपने फ्लैग को हटाने की बात चल रही थी, उस वक्त आर्टिकल 370 मौजूद था और ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर, अगर जम्मू कश्मीर का झंडा यहां से हटा लिया गया और जबरदस्ती उसे हटा लिया गया तो नेशनल फ्लैग को उठाने को कंधा देने के लिए यहाँ लोग, क्योंकि देखिए एजेंडा ऑफ इंडिया को, आइडिया ऑफ इंडिया को किन लोगों ने जम्मू कश्मीर में प्रोपेगेट किया? वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज। यहाँ हुर्रियत की आइडियोलॉजी एक तरफ थी और मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज अलग थी। पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो या कोई भी राष्ट्रीय राज्य का दल हो, उन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर में प्रोपेगेट किया और उन ताकतों के खिलाफ लड़े जो ताकतें हिंदुस्तान के हक में नहीं। ठीक है, आइडिया ऑफ इंडिया की बात की आपने शेख साहब, इल्जाम तो यही पे
जी जी, मुकम्मल करिए अपनी बात। जी, हमने बार बार ये कहा कि हमने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया जम्मू कश्मीर के लोगों ने, और एक सेकुलर इंडिया के साथ हमने अलायंस किया। हमने गोडसे के देश के साथ अलायंस नहीं किया था, हमने गांधी के देश के साथ अलायंस किया था, और अलायंस कुछ शर्तों पर हुआ, और उन शर्तों में यह भी था कि जम्मू कश्मीर का झंडा रहेगा, और हमने ये कहा कि उसी शर्त पर हमने दोनों झंडे बड़ी शान से उठाए। अगर आप इन दोनों झंडों में से एक को अलग करेंगे, उसके बाद जब आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हुई तो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ही छीना गया। ये बात तब थी जब सिर्फ एक झंडा रखने की बात कही जाती, इसलिए किन हालात में और कब किस तरह के बयान दिए गए उसको देखना और परखना बड़ा लाजमी होता है। आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, मैं ये पूछ रहा था, जिस तरीके की चीज़ें हो रही है, आपने कहा कि 370 को इसके ऊपर स्टैंड क्लियर करना चाहिए। कांग्रेस से हम ये इस चीज़ का जवाब ले चुके हैं, फिर भी आपके लिए हम ज़रूर लेंगे। लेकिन आपसे सवाल ये है कि जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, ठीक है 370 बड़ा मुद्दा है, स्टेटहुड बड़ा मुद्दा है, लेकिन सवाल ये कि जो आवाम के लिए बड़े मुद्दे हैं फिल वक्त, इस वक्त बिजली पानी, इसको छोटा ज़रूर बताया जा रहा है लेकिन बड़ा मुद्दा है। रोज़गार, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए। उस पर आप सरकार को क्यों नहीं घेरना चाहते, इत्तेहाद को क्यों नहीं घेरना चाहते, इन मुद्दों पे क्यों घेर रहे हैं? पिछले 8 साल जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं। क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को पानी नहीं मिला? क्या बिजली नहीं मिली? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को राशन नहीं मिला? ये मुद्दे सियासी मुद्दे नहीं है। ये गवर्नर राज में भी लोगों को ये सारी सहूलियात मिली, ये जो प्रेसिडेंशियल रूल में भी सारी सहूलियात मिली। जम्मू कश्मीर को आप यूपी, बिहार या किसी दूसरे राज्य के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये इसकी हिस्ट्री अलग है। 1947 में वी वर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, हम एक प्रिंसली स्टेट थे। हम एक एग्रीमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बना, कुछ शर्तों पर बना। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा आर्टिकल 370 का, और सबसे बड़ा मुद्दा पीस की रेस्टोरेशन का। देखिए 2002 में जम्मू कश्मीर के जो हालात थे उससे पूरी दुनिया वाकिफ है। उस वक्त यहाँ कोई भी आदमी अपने आप को महफूज नहीं समझता था। दो तरफ से गोलियां चलती थी, एक तरफ से मिलिटेंट्स, एक तरफ से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, और उन दोनों तरफ की गोलियों के बीच आम शहरी मारा जाता था। जब 2002 में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की सरकार आई, पीस रेस्टोर हुआ, हीलिंग टच पॉलिसी लेकर के आए, पीस रेस्टोर हुआ। जब पीस रेस्टोर हुआ उसके बाद सड़क, पानी, बिजली की बातें शुरू हुई। आज हम कहते हैं जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा आर्टिकल 370, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस। ठीक है, अगर मान भी लिया जाए शख्स साहब, अगर मान भी लिया जाए इस चीज़ को, ठीक है, सवाल यह है कि यही तो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि आपको इस वजह से 370, 35 से इस तरह की चीज़ें इस वजह से आपको चाहिए ताकि आप अपनी मनमानी कर सकें, कम वोटों में हुकूमत चला सकें, और कहीं न कहीं दरपर्दा। एक मिनट, मैं लेट मी कंप्लीट, प्लीज कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। यही कहना चाह रहे हैं ये साफ तौर पे कि जो चीज़ें हो रही है, जैसे हुर्रियत की आपने बात की, तो इनका ये साफ कहना है कि पीडीपी हुर्रियत की पर्दादारी कर रही है और एनसी ने कुर्बानियां दी हैं इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, कांग्रेस बीच में आती ही नहीं। देखिए 370 में कहाँ लिखा है कि यहाँ कम परसेंटेज वोटिंग के पर कम परसेंटेज हो? 370 में कहाँ लिखा है कि यहाँ हुर्रियत या उस तरह की सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी के लोगों को जो है वो स्पेस मिलेगा? अरे 370 यहाँ के लोगों के बुनियादी हकूक के लिए था, 370 यहाँ की जॉब गारंटीज के लिए था, 370 यहाँ की जमीनों के तहफ्फुज के लिए था। ये तो देखिए इनके पास, जिन लोगों के पास नॉलेज कम है, जो 370 को इन आतंकवाद से, अलगाववाद से जोड़ते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सिंह साहब से इसका जवाब ले लेते हैं क्योंकि काफी देर से उनसे लिया नहीं, क्योंकि 370 की गहराई में उतरने के लिए बहुत समय चाहिए। सिंह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जगदीप साहब जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे काफी देर से, आपकी टिप्पणी। बिल्कुल, reluctantly but denyingly, I would like to ask the spokesperson of PDP, who is just trying to explicate the things meaninglessly. Initially, it is the cordial hospitality which I had discussed earlier, और ये कश्मीरियत है, उस पर ज्यादा डिस्कशन मत जाए, और वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जितना इन्होंने बना दिया। दूसरी बात ये पूछना चाहते हैं कि what would be our stand on Article 370? I had explained it very comprehensively कि if we are talking about this article, तो इसका तो पहला सब सेक्शन क्या कहता है वो बताया, संवैधानिक तौर पर क्या है वो भी मैंने आपको बताया, और मैंने बताया कि स्टेटहुड आज हमारी जरूरत है, और आर्टिकल 370 पर तब तक बहस बेमानी है जब तक आपके पास देश की संसद में बहुमत नहीं है, तो फिर उस पर आप क्या और तवक्को करते हैं हमसे। और तीसरी बात, देखिए आप ना, ये ठीक है, मैं उजला तू काला, ये जो नीति है ना,
उससे थोड़ा सा हटकर समझने की कोशिश जब आप करेंगे तो परिस्थितियां कुछ और नजर आएंगी। मेरा केवल ये कहने का जो एक मूलभूत कारण था सारे मुद्दे पर, वो बड़ा स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर के साथ जिस तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर एक तरह का अन्याय हुआ है, और मैं हैरत में हूं जैसा बयान इन्होंने दिया अभी पीडीपी के प्रवक्ता ने कि जी बिजली पानी तो कोई मसला ही नहीं। अरे भाई साहब, यहां के लोगों की चमड़ी छीन ली मरकज की सरकार ने। स्मार्ट मीटर्स के नाम पर 20-20 लाख के बिल चढ़ दिए लोगों को, उनके मरे हुए परिजनों के नाम पर, टोल प्लाजास के नाम पर पूरा छाल पाट कर रख दिया। प्रॉपर्टी टैक्स जो 75 सालों में नहीं लगा वो लगवा दिया। और यहां जो करीब 1 लाख से ज्यादा कंसोलिडेटेड और कंट्रेक्चुअल वर्कर्स थे जो 10 सालों से इंतजार में थे और जिनको इन्होंने बिल्कुल सिंह साहब, बिल्कुल वाकई बड़े मुद्दे हैं। चूंकि वक्त की किल्लत है, मैं जवाब ले लेता हूं इसका कि पीडीपी बड़े पैमाने पर नहीं सोच रही। चंद सेकंड में प्लीज जवाब दीजिए। देखिए, जो जवाब हम इनसे जानना चाहते थे आर्टिकल 370 को लेकर, इन्होंने कहा कि जब संसद में बहुमत में आएंगे तब बात करेंगे, लेकिन अपने मन की बात आज भी नहीं कर रहे। कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट ने चंद दिन पहले इस पर खुलासा किया है, वो बता चुके हैं। ये बात हर कोई जानता है कि कांग्रेस 370 के हक में नहीं है। अब ये उससे बचने के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के सेंटीमेंट इसके साथ जुड़े हैं, आप ये स्मार्ट मीटर्स और बाकी चीजों की बात कर रहे हैं। देखिए, वो लोकल इश्यूज हैं, उन इश्यूज पर बात होती है और होती रहेगी। लोग उस मुद्दों को हाईलाइट करते आए हैं, सरकारें उसके लिए बनी है, एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए बनी है। लेकिन जिस बात पर आप लोगों ने, आपकी अलायंस पार्टी ने वोट लिया है, मैं उस वादे की बात कर रहा हूं कि जो वादा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया गया, जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस बार स्मार्ट मीटर्स के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो एक मुद्दे तो हैं ही, वो तो हर बार मुद्दे रहे, लेकिन इस बार का जो मैंडेट था वो आर्टिकल 370 की रेस्टोरेशन के लिए था, वो स्पेशल स्टेटस की रेस्टोरेशन के लिए था। हम कहते हैं उस वादे पर टिके रहिए। बिल्कुल, तो अब दोनों तरफ से एक चीजें साफ हो चुकी हैं कि अवाम के मुद्दे उसमें कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियों का कहना है, लेकिन अवाम के मुद्दे क्या है, अवाम क्या चाहती है, अवाम क्या सोचती है, 370 पे क्या स्टैंड है, उनकी जो बेसिक मुद्दे हैं वो उनको सबसे पहले चाहिए, या 370-35 की बहाली, जिसपे शायद 5 साल नहीं 50 साल या 500 साल कितना लगेगा किसी को नहीं पता, ये देखना काफ़ी खास होगा। और शायद कल हम यहीं से शुरू करें, आप दोनों खास मेहमानों के साथ, और भी मेहमान जुड़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अवाम की मंशा क्या है, अवाम की मुरादें क्या है, अवाम की सियासी जमातों से इस वक्त क्या देख पा रहे हैं वो सियासी जमातों की तरफ, खास तौर पर इस हुकूमत से क्या चाहती है अवाम। बहुत बहुत शुक्रिया शेख नासिर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जगदीश साहब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर बेशकीमती मालूमात के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए कैसेट टीवी। आदाब।